Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, I am here to explain you about the pedigree analysis chart. Pedigree analysis होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज. Pedigree analysis एक छोटा सा टॉपिक आपके 12th बायोलॉजी में दिया हुआ है, बट इससे रिलेटेड आपको चार्ट देकर आपको पूछा जा सकता है बेटा कि ये पर्टिकुलर चार्ट आपका ऑटोसोमल का है या सेक्स लिंक का है, उसमें भी सेक्स लिंक में एक्स लिंक या वाई लिंक है. इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो उसी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस चार्ट. जनरल वे में अगर हम बताएं तो पेडिग्री एनालिसिस चार्ट की जो आवश्यकता पड़ी थी वो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं आया था उससे पहले थी. अब तो हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, मीन्स मॉलिकुलर लेवल तक के जानते हैं, बट उस टाइम इस तरीके की वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण हमें जीन्स और पर्टिकुलर उसके अंदर के न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में जानकारी नहीं थी. जैसे कि आप सभी जानते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पॉइंट म्यूटेशन या सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं. उसी चीज़ से हम लोग जो पर्टिकुलर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो डिसीज़ कॉज हो रही है, अगर एक ही परिवार में एक ही फैमिली में अगर दादा को फिर पापा को या बुआ को इस तरीके से डिसीज़ आपको देखने को मिल रही है तो हम लोग जानना चाहते हैं कि हमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि इन केस अगर पर्टिकुलर वो शादी करते हैं आफ्टर मैरिज जो बेबी होंगे उसमें इस तरीके के डिसऑर्डर आने के चांसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं. सो इसी का कंक्लूजन निकालने के लिए पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कि हम एक एक्स मैन ले रहे हैं, वो हम पर्टिकुलर नेम ले रहे हैं, जो पर्टिकुलर मेन क्या कहाँ जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है. डॉक्टर के पास जा रहा है और उनके पेरेंट्स में ये इस तरीके की बीमारी अगर दिख रही है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में कोई भी डिसऑर्डर आप देख सकते हैं, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, कुछ इस तरीके के जो भी आपको डिसऑर्डर अगर नज़र आए तो हम पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर जो है एज यू ऑल नो कि आप जब डॉक्टर का जिसमें मेडिसिन लिखते हैं वो वही समझ में नहीं आती है, तो जो नेम है पर्टिकुलर हर ट्री या हर ग्राफ बनाने के लिए अलग अलग नेम होंगे. सो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन ना करके कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता है ताकि पेडिग्री एनालिसिस चार्ट जो हो सबको अंडरस्टैंड हो जाए प्रॉपरली. सो यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक फॉर एग्जांपल आपको पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से पेडिग्री चार्ट्स होते हैं. नॉर्मल अगर हम सिंपल पेडिग्री चार्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे फैमिली, यहाँ पे मदर फादर दिया हुआ है सेम एज इट इज़. यहाँ पे जैसे ये आपके पेरेंट्स के मदर फादर है, यहाँ पे ये मदर के पेरेंट्स है, मदर फादर है. इसके बाद जो बेबी हो रहे हैं इस तरीके से. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपके पेडिग्री एनालिसिस चार्ट फॉर्म होता है. चलिए जानते हैं अबाउट द, सबसे पहले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करूं मैं तो अल्टरनेशन या म्यूटेशन बोल सकते हैं इन अ जीन. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय मेंडेलियन, कमेंट सेक्शन में बताते चलिए बेटा. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वेट are caused by alternation and mutation of genes. अल्टरनेशन या म्यूटेशन ऑफ जीन. सो मेंडेलियन अगर डिसऑर्डर की पर्टिकुलर बात करें हम, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम 2 टाइप्स में बाइफरकेट कर सकते हैं. एक तो होता है ऑटोसोमल. ऑटोसोमल मीन्स
यू नो वेरी वेल। हम जो भी फॉर एग्जांपल कि अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो 44 उसमें ऑटोसोम होते हैं और एक्स या एक्स वाई जो होता है ये 2, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ऑटोसोमल, अगर इनमें डिफेक्ट आ रहा है तो उसे ऑटोसोमल डिसीज कहेंगे। और दूसरा अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो कहेंगे इसे सेक्स लिंक। क्या कहेंगे बेटा, सेक्स लिंक। अगर म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, म्यूटेशन अगर ऑटोसोम वाले पार्ट में हो रहा है, मीन्स इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है, सो वी कॉल्ड इट ऑटोसोमल। इन केस कि वो सेक्स में हो रहा है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम में हो रहा है या XX या XY में, तो हम उसे सेक्स लिंक बोलेंगे। और इसके 2 टाइप हो सकते हैं, एक्स लिंक या वाई लिंक। एक्स लिंक क्रोमोसोम या वाई लिंक क्रोमोसोम में हो सकता है, ठीक है। सो ये इस तरीके से डिसीज। अगर एक्स लिंक अगर आपको जानना है पेडिग्री एनालिसिस में, तो पूरे के पूरे आपके फीमेल में अगर डिसीज दिखेगी तो वो एक्स लिंक होगा। और वाई लिंक दैट मीन्स कि पूरे के पूरे मेल में होगी डिसीज आपको देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगा, वाई लिंक होगा। ऑटोसोमल जानने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द पेडिग्री चार्ट। आप जानते हैं कि पेडिग्री चार्ट होता क्या है। सो पेडिग्री एनालिसिस, द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द जेनेटिक ट्रेट। किसकी स्टडी या किसका अध्ययन, जेनेटिक ट्रेट का अध्ययन। इनहेरिटेंस मतलब सेम कैरेक्टर इन द सेवरल जनरेशन ऑफ द ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री डायग्राम। फैमिली ट्री डायग्राम के थ्रू हम ओवरऑल क्या जानेंगे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या आप में जो सिमिलर कैरेक्टर या सिमिलर डिसऑर्डर क्या हो रहे हैं, चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एक डिसीज है वो चली आ रही है। तो उसको डायग्नोज करने के लिए कि कितने चांसेस बनते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों में दिखेगी या नहीं दिखेगी। इसी के बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज इसका होगा बेटा कि इट हेल्प इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड डिसऑर्डर इन अ फ्यूचर जनरेशन। पहला काम क्या करेगा इसका कि जेनेटिक काउंसलिंग, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है कि फॉर एग्जांपल कि आपको फीवर आया है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है कि कितने दिनों से फीवर आ रहा है, यस और नो। सो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है डॉक्टर का कि आपको फीवर कितने दिन से आ रहा है, या आपने ऐसा क्या खाया है कि फीवर आना स्टार्ट हो गया, या आप पर्टिकुलर आपसे पूछता है, डॉक्टर तो वो है हाथ देखना चाहिए और बता देना चाहिए, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? पहले क्या होता है वो काउंसलिंग करता है। तो यहाँ पे बेटा सेम वैसी ही काउंसलिंग होगी, बट यहाँ पे जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग होगी। मीन्स आपके जो ये फीवर वगैरह चीज़ें होती है ये नॉर्मली आपसे पूछी जाएगी, लेकिन जो आपकी एंसिस्टर से चले आ रही है जो जेनेटिक डिसीज होती हैं उनके लिए वो आपकी एंसिस्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके मदर को थी, फादर को थी, या पर्टिकुलर जो आपके मदर की फैमिली में किसी को थी या फादर की फैमिली में किसी को थी। सो इस तरीके से एक फैमिली ट्री तैयार की जाती है। ये पुरानी मेथड है बट अभी भी समवॉट कंडीशन इसको यूज़ किया जाता है। बट अब क्या हो गया है कि क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ चुकी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की हमने स्टडी कर ली है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ गए हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में हम जान चुके हैं। सब म्यूटेशन को बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो इसी कारण से अब हमारे पास एक बेटर बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ये म्यूटेशन सेम सो होगा या नहीं होगा। बट ये जो थे ये प्रीवियस मेथड्स थी जो कि यूज़ की जाती थी फॉर डायग्नोस एनी डिसीज विच इज अक्योर्ड इन फ्यूचर जनरेशन। नाउ सेकेंड अगर इम्पोर्टेंस की बात करिए, एडवांटेज की बात करिए, तो ये इट शो द ओरिजिन ऑफ द ट्रेड की ओरिजिन को शो करेगा, फ्लो ऑफ द ट्रेड इन द फैमिली। फ्लो ऑफ ट्रेड मतलब यही सेम कैरेक्टर आपकी पूरी के पूरी फैमिली मेंबर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड एडवांटेज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिव recessive allele that can cause genetic disorder like
कलर ब्लाइंडनेस, पहला डिसऑर्डर, और दूसरा डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। इस तरीके की अगर दो डिसीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील। रेसेसिव और डोमिनेंट के बारे में आप जानते हैं सभी बेटा, हम स्टार्टिंग में जो जेनेटिक्स स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले टर्म्स को डिस्कस किया था हमने। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी कारक, और यहाँ पे रेसेसिव की बात की गई है मतलब अप्रभावी, लेकिन वो जैसे ही पर्टिकुलर एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट के वजह से रेसेसिव पार्ट भी क्या दिखाने लगता है, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगता है। सेम वही चीज यहाँ पे आपको शो होगी। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस, तो ये आपका होगा फोर्थ एडवांटेज। सो एडवांटेज, फोर्थ एडवांटेज क्या होगा बेटा, कंट्रोल क्रॉसेस कैन नॉट बी मेड इन अ ह्यूमन, सो पेडिग्री एनालिसिस हेल्प अस टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ट्रेट। जनरली बोला जाता है कि जो सेम मदर फादर के जो या सिबलिंग्स है वो आपस में मेटिंग या मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें पर्टिकुलर ट्रेड क्या होते हैं, सेम ट्रेड फॉलो अप होता है। सो इस कारण से क्या होता है, जो ऑफिस स्प्रिंग होने वाला रहता है उसमें बहुत चांसेस रहते हैं फॉर रेसेसिव जो एलील है वो अपना क्या एक्सप्रेस कर सकता है एट दिस सिचुएशन, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस इज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेड इज डोमिनेंट और अ रेसेसिव, ऑटोसोमल और अ सेक्स लिंक। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ये चार टाइप्स के हो सकते हैं या चार प्रकार के हो सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए या इसको पता लगाने के लिए हम इस पेडिग्री एनालिसिस चार्ट का यूज करते हैं। नाउ इट प्रिडिक्ट नेक्स्ट एडवांटेजेस, the sixth one, it predict the harmful effect of marriage between a close relative। अभी जैसे जिस चीज की मैंने बात की कि सिबलिंग्स में मैरिज, क्योंकि सिबलिंग्स के मैरिज होने से पर्टिकुलर ट्रेड क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो उसमें चांसेस 100% हो जाते हैं कि डिसीज कॉज हो। इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन अ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में जनरली इस पेडिग्री चार्ट का यूज किया जाता है, रिसर्च पेपर में भी इसका यूज किया जाता है। सो दिस आर द सम एडवांटेजेस। नाउ वी प्रोसीड टू द दिस पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो कुछ सिंबल्स होते हैं फॉर शोइंग पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ सिंबल्स जनरली यूज होते हैं। सो वो सिंबल्स कुछ इस तरीके से, सिंबल्स आर यूज to express certain names। सो इजी गोइंग वे में क्या कर सकते हैं हम, पेडिग्री एनालिसिस फटाफट से अंडरस्टैंड भी हो सकती है, वो खुद को भी अंडरस्टेबल होती है, अंडरस्टूड होती है, और साथ ही साथ अगर एनी अदर डॉक्टर भी अगर उसे यूज करता है तो वो जल्दी से प्रिडिक्ट कर सकता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं जनरल टर्म्स की, सिंबल्स की। नाउ द फर्स्ट सिंबल, स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल। स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल। मेल के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करते हैं बेटा, स्क्वायर का। वहीं फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्कल का। इन केस यहाँ पे मैरिज नहीं होनी चाहिए, मेटिंग। जनरली अगर हम देखें तो बायोलॉजी के टर्म में हम लोग यहाँ पे मेटिंग बोलते हैं। मेटिंग क्यों बोलते हैं, मैरिज क्यों नहीं बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल क्योंकि हम लोग प्लांट्स में भी स्टडी कर रहे हैं इसकी, इन केस की अगर प्लांट्स में जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ये करना है तो प्लांट में अगर ए प्लांट मैरिज विद बी प्लांट ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ना। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जो साइंटिफिक टर्म है या बायोलॉजिकल टर्म है हम लोग यूज करते हैं मेटिंग। ओके, सो यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन है दिस इंडिकेट मेटिंग। आफ्टर दैट डबल जो आपको लाइन ड्रॉ दिख रही है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, मेल एंड फीमेल के बीच में, सो दिस इज द कॉन्सेग्यूनियस मैरिज। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैरिज होगी ये बिटवीन सिबलिंग्स होगी, या मेटिंग जो होगी
वो बिटवीन द क्या होगी, सिबलिंग्स होगी, क्लियर, ब्रदर एंड सिस्टर. सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ रोमन न्यूमेरल सिंबलाइज जनरेशन. ये जो है पर्टिकुलर, ये मीटिंग हो गई एंड आफ्टर दैट दिस रिप्रेजेंट F1 जनरेशन. ये क्या है, F1 जनरेशन को शो करेगा. सेम एज इट इज इन केस कि आपका ये जो है पर्टिकुलर दिस रिप्रेजेंट मेल. मेल क्या करता है, किसी और फीमेल से क्या करेगा, मीटिंग. आफ्टर दैट द जो आपकी जनरेशन बनेगी, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या है, एक मेल है एक फीमेल है चाइल्ड. सो यहाँ पे ये हो गया F1 जनरेशन बेटा, है ना. यहाँ पे ये कौन सी जनरेशन हुई थी, F1, और ये हो जाएगी इसकी F2 जनरेशन. ये हो जाएगी F1 और ये हो जाएगी F2 जनरेशन. कुछ इस तरीके से हम लोग उसका फैमिली ट्री फॉर्म करते हैं. वहीं ये अरेबिक न्यूमेरल्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो इसको बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस. यहाँ पे दोनों क्या है, फीमेल फीमेल है. इस तरीके से आपका ये वाला टर्म बट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सो आपको लर्न नहीं करना है. इन केस की ये डॉटेड पोर्शन है तो ये क्या होगा, दोनों ही अफेक्टेड मेल एंड फीमेल हो सकता है. यहाँ पे एक और सिंबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं बेटा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो आप लोग मेंशन कर लीजिए. कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. तो ये होता है अनस्पेसिफाइड सेक्स. अनस्पेसिफाइड सेक्स दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जा रहे हैं और आपसे डॉक्टर ने पर्टिकुलर पूछ लिया कि आपके दादी के जो पर्टिकुलर पापा थे उनके कितने बच्चे थे, या कितने वो आपकी जो दादी थी वो भाई बहन कितने थे. सो आपको पता तो है कि भाई बहन कितने थे, बट उसमें पर्टिकुलर ये नहीं पता है कि कौन सा मतलब बॉय है या कौन सा गर्ल है. तो एट दैट सिचुएशन आप इस सिंबल का यूज करेंगे वहां पे. ठीक है, कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, इस तरीके से रोम्बस टाइप्स आप बना सकते हैं. इस तरीके से आपको यूज करना है इस टाइप का सिंबल, जो कि क्या होगा, अनस्पेसिफाइड सेक्स, कि आपको पता नहीं है कि वो कौन थे, बट आपको ये पता है कि वहां पे 4 थे या 5 थे आइदर. सो यहाँ पे देखिए अननोन सेक्स दिया हुआ है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज द यहाँ पे अफेक्टेड बाय हिस्ट्री, फीमेल एंड मेल. इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यहाँ पे आया है कैरियर, तो ये कैरियर फीमेल के लिए यूज किया जाता है क्योंकि मेल कैरियर नहीं होते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन डिक्रीज फीमेल एंड मेल. सो यहाँ पे ये अफेक्टेड थिंग के लिए यूज किया जाता है. तो ये स्पेसिफिक कुछ आपके सिंबल्स थे जो कि आपको एज इट इज लर्न करना है. कि आपको स्क्वायर दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल या फीमेल या पर्टिकुलर अनस्पेसिफाइड सेक्स, तो आपको एट दैट सिचुएशन पता रहना चाहिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन, म्यूटेशन. सो म्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा. म्यूटेशन क्या होता है, द सडन इनहेरिटेंस चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल में एक सडन इनहेरिटेबल चेंज आ जाए तो उस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन. और इसके म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से हैं, that these are sudden large and inheritable change in a genetic material. genetic material क्या होता है, you know very well, genetic material is a DNA. और DNA में चेंज आएंगे दैट मीन्स कि आपके पूरे के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में, या बोल सकते हैं हम सेंट्रल डोग्मा में चेंजेस आएंगे, क्योंकि DNA से ही DNA का फॉर्मेशन होता है. DNA से फिर mRNA फॉर्म होता है और mRNA ही क्या फॉर्म करता है बेटा, प्रोटीन फॉर्म करता है. Okay, so now mutation are the random, indiscriminated and occur in all direction. ये हर एक डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडमली ये फॉर्म होता है. म्यूटेशन के कोई आप अगर देखें फॉर एग्जांपल कि कैंसरस सेल्स में जो डिवीजन होता है वो अनवांटेड डिवीजन होता है. हमें पता भी नहीं रहता है कि उसमें और कितने डिवीजन होने वाले हैं. सो दैट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट आपके म्यूटेशन भी होता है. मोस्ट म्यूटेशन आर हार्मफुल और न्यूट्रल. बहुत सारे म्यूटेशन हार्मफुल ही होते हैं मेनली, लेकिन कुछ कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो कि इवोल्यूशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. इट इज एस्टिमेटेड दैट ओनली 1 out of
1000 म्यूटेशन इज यूजफुल। एस्टिमेट किया गया है कि 1000 में से कि 1000 में से ओनली 1 ही म्यूटेशन क्या होगा, यूजफुल होगा, बाकी सभी क्या होंगे, अनयूजफुल ही होंगे। ठीक, सो नाउ द फोर्थ वन इज रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लो। जो म्यूटेशन का रेट होता है वो बहुत ही लो होता है, मीन्स बहुत ही कम कंडीशन में ये फॉर्म होता है। अब म्यूटेशन के जो म्यूटेशन होने के चांसेस है वो डिफरेंट वजह से हो सकते हैं। जैसे मेनली म्यूटेशन के जो आपको एनसीईआरटी में पॉइंट दिए हुए हैं या टाइप दिए हुए हैं वो है 2 टाइप, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन से बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं होता है, बट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से जनरली क्या हो जाते हैं, जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो बढ़ती है। दैट मीन्स एडेप्टेशन, बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं बॉडी में। देखिए बेटा, नाउ द म्यूटेशन, द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देख लेते हैं हम। म्यूटेशन आर ऑफ 3 टाइप। यहाँ पे जीन म्यूटेशन दिया हुआ है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन दिया है, एंड द लास्ट वन इज द क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल म्यूटेशन। नाउ जीन म्यूटेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। तो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज अगर आ जाए तो उसे कहा जाता है जीन म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, जीन म्यूटेशन, जिसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, या तो डिलीट होने के कारण, जीन डिलीट होने के कारण, या तो किसी जीन के ऐड होने के कारण, या सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट के कारण। 3 टाइप से जीन म्यूटेशन हो सकते हैं। पहला टाइप डिलीटेशन के कारण, मतलब डिलीट हो जाना। इन केस आपको पता है न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, प्यूरिन मतलब एडेनिन एंड गुआनिन, वहीं अगर हम लोग बात करें पिरिमिडीन्स, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, और डीएनए में सिर्फ थाइमिन और क्या होता है, साइटोसिन। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू T एंड C ट्रिपल बॉन्ड G, इस तरीके से ये 2 ही रहेंगे। ठीक, सो यहाँ पे डिलीशन हो सकता है, एडिशन या इंसर्शन होता है, या सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो ये 3 केस हो सकते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट के चांसेस ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन और टाउटोमेरिज्म से हो सकता है। इसके चांसेस मैक्सिमम इन्हीं पर्टिकुलर टाइप्स में हो सकते हैं। उसी के बाद अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट वन इज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रीविएशन, दैट इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आने की वजह से, सो इसमें भी आपके 4 टाइप्स है बेटा। पहला है डिलीशन और डेफिशिएंसी के कारण, या तो डुप्लीकेशन के कारण मतलब डबल हो जाना, या तो ट्रांसलोकेशन के कारण लोकेशन चेंज हो जाना, या इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। सो इस तरीके से क्रोमोसोमल एब्रीविएशन के कारण डिफेक्ट आ सकते हैं या म्यूटेशन कॉज हो सकता है। नाउ द क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर। अगर एक क्रोमोसोम वहाँ से हटा लिया जाए तो भी डिसीज कॉज होती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सिंड्रोम्स, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फ्रिंचर सिंड्रोम, इस तरीके से सिंड्रोम्स कॉज करते हैं, जिससे मेंटल रिटार्डनेस, इवन दो स्टेराइल हो जाती है मेल या फीमेल। सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस कॉज हो सकते हैं। देखिए बेटा, चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में 2 टाइप्स हो सकता है, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, दूसरा होता है यूप्लॉइडी। या तो गेन और लॉस होगा क्रोमोसोम में तो हम उसे एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, सेम यहाँ पे क्रोमोसोम में होगा तो इसे एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, और जीनोम में होगा तो इसे यूप्लॉइडी बोलेंगे। जीनोम और क्रोमोसोम में डिफरेंस ये है कि आपका क्रोमोसोम मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम हट जाएगा, जीनोम में उससे छोटा होता है जीन्स में। नाउ म्यूटेशन के जो मेनली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था जस्ट अभी, कि 2 टाइप्स होते हैं। म्यूटेशन के 2 टाइप्स है, दैट फर्स्ट वन इज अ पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर, एक ही बेस पेयर में अगर म्यूटेशन आपको शो हो रहा है विच इज रिप्लेस बाय अनदर बेस पेयर। बेस पेयर क्या होते हैं, अभी डिस्कस किया था हमने, प्यूरिन एंड पिरामिडीन नाइट्रोजनस बेस पेयर, इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। तो कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग का इधर उधर हो जाना, जैसे
चारग्राफ रूल के अकॉर्डिंग ए डबल बॉन्ड टी से ही जुड़ा रहता है, ए टी से डबल बॉन्ड से ही जुड़ा रहता है, सी जी से ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ा रहता है। उस तरीके से यहाँ पे बेस पेयर जो होता है अगर रिप्लेस हो जाए सो यहाँ पे इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, जिससे सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है जो कि म्यूटेशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन से होती है। बीटा हीमोग्लोबिन चेन रिजल्ट इन चेंज ऑफ ग्लूटामेट टू वेलिन, ग्लूटामेट से वेलिन में फॉर्म हो जाती है ये। इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है। इट इज कॉज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। याद रखिए कि पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आपके ब्लड होते हैं वो हंसिया के आकार के हो जाते हैं। सिकल मतलब होता है जिससे हम लोग धान काटते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिकल। सिकल शेप के हो जाना, जनरली ब्लड सेल तो क्या होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं ये हीमोग्लोबिन कंटेन करती है जिससे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है। एनीमिया मतलब कमी हो जाना, सिकल सेल मतलब ब्लड का सिकल सेल में कन्वर्जन होगा तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा और ब्लड की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। और इसी तरीके से फिर आपको क्या करना पड़ता है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इसका क्योर किया जा सकता है, या अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंड्यूस हो चुकी है जिससे इस तरीके की बीमारी का क्योर मिल गया है। नहीं तो इससे पहले सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट जनरली डाई ही कर जाते थे। नाउ द सेकेंड वन दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यह एक ऐसे टाइप का चेंज है, इट इज अ चेंज इन अ रीडिंग फ्रेम्स बिकॉज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द बेस पेयर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ है बेटा, देखो राम हैज रेड कैप, ये पर्टिकुलर आपका क्या है, सेंटेंस आपका दिया हुआ है। राम एक वर्ड है, लेटर को मिला के हमने वर्ड बनाया है राम, RAM राम, HAS हैज, RED रेड एंड CAP कैप। इन केस कि यहाँ से कुछ हट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे RED की जगह BRE हो गया, ठीक, यहाँ पे CAP की जगह DCA हो गया और P साइड में हट गया, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। सेम एज इट इज क्या होता है जब इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल DNA होता है, ATC GAT CGA, इस तरीके से है ये बेटा, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो A के साथ क्या होगा, यहाँ पे T कॉइल करेगा, T है तो उसके साथ क्या होगा, पर्टिकुलर T के साथ A ही आता है, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद C आया, C के साथ यहाँ पे G ही आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आया, यहाँ पे G आया, G के साथ C ही आना चाहिए, A के साथ T ही आना चाहिए, T के साथ A ही आना चाहिए। कुछ इस तरीके से बेस पेयर अटैच होते हैं, तो इनमें अलग अलग बॉन्डिंग होती है, जैसे कि C के और G की वैल्यू जो अटैच होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं, ये डबल बॉन्ड से होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ एक ऐड हो जा रही है या कोई चीज़ क्या हो रही है, डिलीट हो जा रही है, सो एट द सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूटेशन को क्या बोला जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दैट्स इट, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर इट इज कॉज ड्यू टू द अल्टरनेशन और म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन। यहाँ पे सिंगल जीन की बात हुई है कि एक ही जीन में अगर म्यूटेशन कॉज होगा या अल्टरनेशन कॉज होगा तो इससे मेंडेलियन डिसऑर्डर होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स किस पे दिए हुए थे, पूरे के पूरे इनहेरिटेंस पे दिए हुए थे, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप की डिसीज कॉज हो सकती है, जैसे पहली हीमोफीलिया, दूसरी है सिकल सेल एनीमिया, तीसरी है फिनाइल केटोनूरिया जो कि प्लियोट्रॉफी से होती है, ठीक, और थैलेसीमिया एंड द लास्ट वन इज कलर ब्लाइंडनेस। इस तरीके से ये 5 डिसीज आपकी कॉज हो सकती है ड्यू टू मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नाउ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमें अभी जस्ट म्यूटेशन के बारे में बात की थी, म्यूटेशन में ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो ये इसको एक्सपांड करके दिया हुआ है कि इट इज कॉज ड्यू टू द
एन एब्सेंस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं बेटा, तो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज रहते हैं, इस तरीके से हम क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं, है ना, क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं। सो इस तरीके से जब हम क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो इस पूरे अरेंजमेंट को बोला जाता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैरियोटाइप। द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम is called as कैरियोटाइप। अगर 46 क्रोमोसोम है तो उस 46 क्रोमोसोम को यहाँ पे शो किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज शो किया जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो जितने भी फॉर्म्स हो रहे हैं उसमें या तो प्लेस चेंज हो जाना, या तो एक डिलीट हो जाना, या तो एक ऐड हो जाने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर फॉर्म हो सकते हैं, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या चांसेस हैं इसमें। तो इसमें मैंने अभी बताया था, एक एन्यूप्लॉइडी हो सकता है, गेन और लॉस, है ना, गेन और लॉस, एंड सेकेंड है पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, गेन और लॉस में यहाँ पे देखिए, एक में गेन हो रहा है ट्राइसोमी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, जिसमें गेन हो रहा है 2n+1, मतलब आपके जो 2n हो रहा है, मतलब कि बेटा 46 ऑलरेडी क्रोमोसोम है और 46 में एक और ऐड हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, 47 क्रोमोसोम हो जा रहे हैं। कितने क्रोमोसोम हो जा रहे हैं, 47 क्रोमोसोम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंड्रोम, इन्हें क्या बोला जाता है, सिंड्रोम कॉज करता है, और वो जो बेबी होता है वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है इस पर्टिकुलर डिसीज से। मोनोसोमी की बात करें, मोनोसोमी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2n में -1 हो जाता है, मतलब 46 से -1 कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे भी सेम कॉज होगा डिसऑर्डर। अगर 46 है तो दैट मीन्स कि वो नॉर्मल कंडीशन है, बट आपका 47 हो रहा है तब भी प्रॉब्लम है, 45 हो रहा है तब भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर 45 होगा, यस, अगर यहाँ पे क्या होगा, 47 होगा, तो दैट मीन्स कि ट्राइसोमी, इसमें हम पर्टिकुलर जो सिंड्रोम कॉज होता है इसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक, ये क्या है, डाउन सिंड्रोम। नाम किस वजह से दिया हुआ है, तो बेटा नाम साइंटिस्ट के नेम पे ही रखा गया है, ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस टाइप की अगर डिसीज हो रही है तो ये किन्होंने बताई है, डाउन सर ने बताई है। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं कि बहुत छोटा सा हेड हो जाना, या पर्टिकुलर अगर देखें हम तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको सीन होते हैं। सिंड्रोम, ये 3 टाइप्स के सिंड्रोम्स है, अभी हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि एक या तो क्या हो जाना, बढ़ जाना, या तो घट जाना, ये दोनों ही क्या करेंगे, सिंड्रोम कॉज करेंगे। साथ ही साथ एक कंडीशन आ जाती है पॉलीप्लॉइडी की, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये पहले आपको जनरल टर्म में समझने वाली बात है बेटा। आपने सेल डिवीजन के टाइप्स पढ़े थे, डिवीजन, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के मैंने टाइप्स बताए थे। 2 टाइप्स होते थे, इसमें एक था माइटोसिस था, अर्धसूत्रीय विभाजन, और समसूत्रीय विभाजन, मियोसिस, ठीक है, ये है समसूत्री और ये है अर्धसूत्रीय। सूत्र क्या है यहाँ पे, सूत्र नथिंग बट द क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल डिवीजन के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन, और वहीं दूसरी चीज होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक, कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का विभाजन या न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में ये फेल हो जाते हैं।
साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हो पा रहा है तब ये कंडीशन आएगी, दैट मीन्स फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन an increase in the whole set of the chromosome in an organism. Seen mostly it is seen in the plant. पादपों में यह देखा जा सकता है मेनली। ठीक है, सो आगे डिस्कस कर लेते हैं जो एनिमल में देखा जाता है। जनरली एनिमल में ये 3 टाइप के आपको सिंड्रोम्स देखने को मिलेंगे बेटा। ये जो है सिंड्रोम्स देखने को मिलेंगे आपको 3 तरीके के। पहला है डाउन सिंड्रोम। पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 में एक और कॉपी आके जुड़ जाएगी। 46 तो ऑलरेडी है, 21 में जाके और एक जुड़ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा और साथ ही साथ क्या फॉर्म होगा, इनका जो बेबी होगा वो शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड विथ स्मॉल राउंड नेक। बहुत ही छोटी सी इनका छोटा सा हेड होगा, राउंड नेक होगा और शॉर्ट स्ट्रक्चर मतलब कि छोटे स्ट्रक्चर का मतलब बौना इंसान आपको देखने को मिलेगा। पार्शियली ओपन माउथ, जनरली ये ओपन करके ही रखेंगे अपने माउथ को, विथ प्रोट्रूडिंग फॉलो टंग, मतलब कुछ जो टंग होगी वो उल्टी मतलब कर्व टंग की तरह दिखेगी, जिससे वो प्रॉपर बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद पाम इज ब्रॉड, पाम जो होता है मतलब हथेली जो होगी वो चौड़ी होगी, विथ कैरेक्टराइज्ड पाम क्रीज, मतलब उस तरीके की फिंगर आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिंगर पूरी तरीके से डेवलप नहीं मिलेगी, बट पाम का जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। वहीं फिजिकल साइकोमोटर्स एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब होता है बेटा कि रुक जाना, ठीक, या बंद हो जाना, इस तरीके से मेंटली एबल नहीं होगा, जैसे बाकी सभी बच्चे रहते हैं उतना ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिन्सफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें 44 के साथ XXY ऐड हो जाता है, मीन्स X एडिशनल आ जाता है। सो इससे क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जिसमें सिम्टम्स होंगे कि बोथ सेक्स मतलब कि एक ही इसमें, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं बेटा। जनरली इस डिसीज को बोला जाता है गायनोमैस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, टॉल स्ट्रक्चर एंड स्टेराइल। जनरली ऐसे इंसान जो होते हैं मेल होते हैं, बट जनरली हम लोग अगर देखें तो फीमेल उन लोग बन के रहते हैं, स्टेराइल है क्योंकि, और जनरली ब्रेस्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। सो इंडियन सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो मेल को उतना ज़्यादा बोला जा सकता है कि मेल को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता जितना अच्छा, क्योंकि रिस्पेक्ट की जाती है। इंडिया में गौ माता की पूजा की जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है। सो गर्ल्स इसीलिए लोग जनरली फीमेल बन के ही रहते हैं। सो दे आर ट्रांसजेंडर क्लिन्सफिल्टर सिंड्रोम्स। दे आर टॉल स्ट्रक्चर एंड स्टेराइल। स्टेराइल मतलब कि वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते, ठीक है। नाउ द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो कॉज होता है बेटा, इसमें 45 प्लस X0 कंडीशन होती है। X0 कंडीशन मतलब यहाँ पे जो मेल Y प्रेजेंट ही नहीं रहता, मीन्स एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, स्टेराइल फीमेल विथ रुडिमेंट्री ओवरी। जनरली ये क्या है, फीमेल है, बट यहाँ पे फीमेल का X होता ही नहीं है। सो स्टेराइल फीमेल है विथ रुडिमेंट्री ओवरी, पफी फिंगर प्रेजेंट होती है। स्टेराइल तो होगी ऑब्वियस, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर नॉट फाउंड। सेक्सुअल कैरेक्टर आर नॉट फाउंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्नर सिंड्रोम. So these are the some syndromes regarding Mendelian disorder. So that's it. I hope you enjoy my lecture. Have a nice day. We will meet tomorrow with a new brand topic that is organism and environment. So मिलते हैं next lecture में. Have a nice day.